60% से ज़्यादा एनरोलमेंट। मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आज की तारीख में जो सेकेंडरी से ऊपर जो एनरोलमेंट है उसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इंडिया में ज़्यादा है। गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, नॉर्थ में तो है, नॉर्थ में है, बढ़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ आप ये ना कहें कि एजुकेशन की अवेलेबिलिटी है, अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुनना। दूसरी बात, कितना आप खर्च कर रहे हैं। बच्चे का हुनर है कि वो बाहर जाकर कुछ और अच्छा कोर्स भी परस्यू कर सकता है, लेकिन आप वो आज़ादी अभी भी लड़कियों को नहीं है। और वही फ़ोन के साथ भी है, जैसे घर में है, रिसोर्स है, वो कभी भी ले सकती है, लेकिन पढ़ाई के लिए 2 घंटे या 3 घंटे उसको नहीं दिया जा सकता। एक और जो समस्या आ रही है वो ये कि भाई लड़कियों की तो शादियाँ भी, जो 11th 12th में बच्चियाँ हैं इस बार, तो कोविड में ही ये देखा गया कि जो मैरिज है ऐसे बच्चों की वो जल्द हो रही है, ज़्यादा नंबर है। एक सोशल इशू है, और वो क्यों है? दहेज उसका बहुत बड़ा कारण है। हमारे मुद्दे से अलग है, लेकिन लड़कियों के लिए समस्या है कि भाई छोटी शादी है तो आप शादी करा। ये एक्चुअली देखिए, ये सारी चीज़ें क्योंकि चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो कैरियर हो, अगर लड़की की शादी अचानक 12वीं के बाद कर दी जाती है तो उसकी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। उसकी जो मैं समझता हूँ कि जो वो सेल्फ रिलायंट हो सकती थी वो नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी एक जनरेशन को अफेक्ट कर देगी। बिल्कुल करेगी, और उसके सारे ऑप्शंस ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन चिंताएं इतनी हैं देश में, समाज में। ये तो एक बड़ा चिंतनीय विषय है, ये आपसे मुझे पता लगा क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बहुत नीचे तक है सोसाइटी। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन सीरियस इम्पैक्ट है मैं समझता हूँ इसका, जो हमें शायद हम उतना विजिबल नहीं, हम इतना विजिबल नहीं, क्योंकि और बहुत समस्याएं भी चल रही हैं देश में। पर एक क्यों बताइए, हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इन सब की बात कर रहे हैं, पर प्राइमरी एजुकेशन में तो बिल्कुल भी, क्योंकि WHO भी कह रहा है कि 5th तक ऑनलाइन ही होना चाहिए। हाँ। और जो कुछ मैंने, जैसे जो नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहर हैं, वहाँ वो जो प्राइमरी हमारे बुटीक स्कूल्स हैं उन्होंने शायद दिया भी है एजुकेशन, तो कुछ पेरेंट्स के साथ जैसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो वो भी सेटिस्फाइड है। वो कहते हैं बच्चा जो हमारा है फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो 1 मिनट बैठता है कंप्यूटर के आगे फिर भाग जाता है। वहाँ सब रिसोर्स भी हैं, डाटा भी है, एवरीथिंग दे है, पर वो उस बच्चे की जो एक जनरल वो है टेंडेंसीज हैं, आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और वो तो मैं समझता हूँ ये एजुकेशन पॉसिबल ही 5th तक की एजुकेशन में तो पेन और कॉपी लेकर बैठना भी मैं समझती हूँ बहुत लंबे समय तक वो भी अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है, बच्चे को सोशलाइज होना सिखाना है। बहुत सारी और ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे को आनी चाहिए, सोशलाइज होना, क्रिएटिविटी को उसकी बढ़ाना, हेल्थ का ध्यान रखना, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। केवल अगर आप फ़ोन ले लेंगे और उसको ABCD वहाँ पढ़ा रहे हैं तो उससे उसका क्रिएटिविटी किल हो रहा है, बोर्डम उसके अंदर आ रही है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ाई को लेकर। तो मुझे लगता है इसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए कि आप कुछ ऐसे असाइनमेंट्स दें बच्चे को जो बहुत ही क्रिएटिव हो, पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके बच्चा घर में उनको इंटरेक्टिव होना चाहिए। हाँ। इसमें वो इन्वॉल्व हो जाए, वो जैसे वो वीडियो गेम में हो जाता है, स्किल्स डेवलप हो। मतलब हमें वो कुछ वीडियो गेम जैसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा और वो उसके थ्रू एजुकेशन ले। आप देखिए बायजूस में सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, ऐसा मत कहिए कि ऑनलाइन पेरेंट्स आना नहीं चाहते हैं। जो समृद्ध हैं, जो अवेयर हैं, वो ऑनलाइन आ रहे हैं। बायजूस एक गेमिंग टेक्नोलॉजी से वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। आपके पास स्टेप ऐप है जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो अभी रिसेंटली ओपन शुरू हुआ है। इसके अलावा ये गेमिंग जो है ना, गेमिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या है कि एजुकेशन से जो रिलेटेड है, ये लोग बहुत अच्छी तरह से, मतलब दे आर वर्किंग ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो। बहुत इंटरेक्टिव गेम्स बनाकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स बनाकर, और उसकी इंटेलिजेंस को भी, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग उसका बढ़े, फिर इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। हाँ, तो जो अवेयरनेस है जिन पेरेंट्स के अंदर, वो इस तरह के कोर्सेज में एनरोल करके। पर एक ही बताइए जी, आज भी हिंदुस्तान में 55-60% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और मैंने देखा कि सरकारी स्कूलों में खासतौर में यूपी में मैं देखता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी, और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट जो है उन्होंने भी उस करिकुलम पे, ऑनलाइन करिकुलम पे बात करी है और अच्छा काम भी किया है। मैंने कई मेरे टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ, सरकारी स्कूलों में भी मैंने देखा कि एक बड़ा रेवोल्यूशन था। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बात वही आ जाती है अंत्योदय की, कि जो हमारी समाज में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, वो जो वहाँ पे उसका बच्चा वहाँ जा रहा है, पर उसके पास शायद वो रिसोर्स ही नहीं है। मतलब
कोविड का जो सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग कहीं एजुकेशन जो हमने आज 96% एनरोलमेंट हासिल कर ली थी प्राइमरी एजुकेशन में, और हम लगभग एक लिटरेट सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लगता है कहीं मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं हम उस ऑब्जेक्टिव से कहीं। देखिए अभी बहुत सारा जब मैं सुनती हूँ ना कि ऑनलाइन स्कूलिंग को बंद कीजिए, पेरेंट्स का जो एक सोचना है कि भाई आई साइट पर इफेक्ट पड़ता है या फिर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। एक बात और समझिए, बौखलाहट है, उनको पता है कि स्कूल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो सिर्फ 8, 7 या 8 कक्षाएं लेने के लिए नहीं है, वहाँ बच्चा और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अब जो आपने क्वेश्चन उठाया, मैं यही कहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से जब बात होती है कि ऑनलाइन स्कूलिंग के माध्यम से ही बच्चा अगर संस्था से जुड़ा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में कहीं ना कहीं बना रहेगा, अटैच्ड रहेंगी स्ट्रिंग्स। और अगर गांव का बच्चा मान लीजिए कि उसको ये लग जाता है कि 6 महीने स्कूल बंद है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आप देख लिया एग्जाम होगा, तो आप देख लीजिएगा कि रूरल बेल्ट में गैप क्रिएट हो जाएगा, एक गैप क्रिएट होगा और बच्चा ड्रॉप आउट, मतलब उसकी ड्रॉप आउट केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, मतलब वो अगर इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूटी नहीं रही, अगर कोई एजुकेशन कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो सबसे बड़ा खतरा ड्रॉप आउट का, सबसे बड़ा खतरा ड्रॉप आउट्स का है, और ये होगा ही होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन जो बच्चे बिल्कुल कहना चाहिए पेरिफेरल पोजीशन में है, वो बाहर निकल जाएंगे। आप एक बात तो देखिए, आप स्कूल को क्या समझ रहे हैं? ऐसे तो हम होम स्कूलिंग भी करा सकते हैं ना, ऑनलाइन स्कूलिंग ही हो रही है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ा देंगे, ऑनलाइन स्कूलिंग में उस बच्चे को बताए कि मेरे स्कूल का टीचर है, मेरी क्लास में है, एक रिलायबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड है उनके बीच में। देखिए ना, राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे, उनके लिए तो होम एजुकेशन का कोई लिमिटेशन ही नहीं थी भाई। जो गुरु वशिष्ठ थे वो तो दशरथ के यहाँ जाके भी पढ़ा सकते थे, पर राम और उसके भाई सारे गुरुकुल में गए, तो क्योंकि वो स्कूल को तो आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते, स्कूल को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी मैं यूएस डिजीज कंट्रोल के साइंटिस्ट का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक स्कूल ना जाना है बच्चों का। हाँ, और मैं जो आपसे बात कह रही हूँ वो यही है कि ऑनलाइन स्कूलिंग के माध्यम से आप उसके कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। भाई इतने घंटे का क्लास होना चाहिए, इतने इंटरवल पे होना चाहिए, लेकिन वो जो स्कूल से जुड़ा रहता है ना बच्चा, ये मेरा टीचर है, मैं इस क्लास में हूँ, ये मेरा ये चैप्टर, एक इमोशनल कनेक्टिविटी है, वो इमोशनल कनेक्टिविटी भी है, एक डिसिप्लिन रहेगा, एक स्केड्यूल उसका बना रहेगा, एक होता है सेल्फ आइडेंटिटी। अब है आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो आपने कहा करियर काउंसलर हैं और इस संस्था से जुड़ी हुई है, हम में से हर कोई किसी ना किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। इसी तरह से बच्चों के भी सेल्फ का एक पार्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, आपका एक सर्कल है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? भाई अगर आपसे कोई बच्चा आएगा हमारे सामने तो हम सबसे पहले, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एग्जैक्टली, वो उसका एक एरिया है, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर एक चैलेंज आ जाएगा। एग्जैक्टली, और उसके फ्रेंड्स है, तो आप देखिए जहाँ आपने कहा नहीं इस स्कूल में नहीं पढ़ाना है, 6 महीने स्कूल बंद है, दूसरे स्कूल में भेजते हैं, ऐसी सिचुएशन में बच्चे को एक इनसिक्योरिटी होती है कि नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नया स्कूल दिखेगा, कैसा होगा। दूसरा, 2 चीज़ें तो लोग कह रहे हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ऑनलाइन स्कूलिंग से उसे तो पता चल रहा है क्लास में क्या चल रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ, मेरा कोई चैप्टर तो ख़त्म नहीं हो रहा है, मुझे नहीं आता, दूसरे बच्चों को आता है, मैं सीख तो रहा हूँ अपनी क्लास में जो सिखाया जाता है। दूसरा, उसको ये पता है कि स्कूल आज नहीं 2 महीने बाद खुलेंगे, तो आई एम नॉट अलोन, आई एम कनेक्टेड। तो वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब वो अगर जैसे आप बच्चे को अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे स्कूल से, तो वो पूरी उस इमोशनल कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात सुनिए ना, आप कहते हैं हम स्कूल की फीस नहीं देंगे, हालांकि मुझे पता है इससे कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है। मेरा ना तो कोई बच्चा ना कोई स्कूल, तो मैं न्यूट्रल एंटिटी हूँ यहाँ पर। स्कूल मेरा भी नहीं है। लेकिन नहीं, वो सोसाइटल इशू है वो। मैं बहुत ही ऑनेस्ट, जैसा मुझे महसूस होता है वैसा ओपिनियन रख रही हूँ। अगर आप स्कूल नहीं भेज रहे हैं बच्चे को, स्कूल में उसका फीस है मान लीजिए 1000 रुपये 1 महीने का, है ना। अगर आप वही पढ़ाई उसको घर पे कराएंगे ट्यूटर बुलाकर, तो ना तो वो उतना समय दे सकता है, ना वो वैसे पढ़ाएगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा क्या होता है कि एक होता है समर लर्निंग स्लाइड। आप 1 महीना भी अगर बच्चा समर में स्कूल नहीं जाता है ना, तो वो बहुत मिस आउट करता है, 2.5 महीने का मैथ्स भूल जाएगा,
2 महीने का इंग्लिश लर्निंग जो है उसका वो खत्म हो जाएगा। तो आप समझिए अगर 6 महीने बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और आपने ये सोच लिया है कहीं ना कहीं कि अभी मेरा बच्चा प्राइमरी क्लास में है, तो अगर ये स्कूल नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं इसको प्रमोट कराकर 6th में करवा दूंगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस 6 महीने में कोई पेरेंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर उनको एक काम भी हम दे देते हैं ना कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन और इम्प्रूव होगा तो आप 1 घंटा उसके साथ ये एक्टिविटी कीजिए, तो उसमें भी फेल हो जाते हैं। तो ये कहना कि हम घर पे बच्चों को पढ़ा देंगे, वो एक अपने आप में बहुत स्किल्ड जॉब है, वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड जॉब है, टीचिंग इज द मोस्ट स्किल्ड जॉब। पर मैं एक चीज़ कहूँगा आपके इस विषय में, मेरा थोड़ा सा एक, क्योंकि बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, देखिए कहीं ना कहीं हमें कुछ फीस स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करने की जरूरत है। मेरा कहना है कि रैशनलाइज करें, जिससे कि पेरेंट्स, देखिए मेरा जो अपना टेक है इस विषय में, मेरा कहना है कि इंस्टीट्यूशंस का बचा रहना बहुत ज़रूरी है, स्कूलों का काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमें पेरेंट्स, एज बीइंग पेरेंट्स, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्कूल ही नहीं होंगे तो इन बच्चों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। ये हमारे गोल्डन इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की एजुकेशन आज दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। मेरी कई अपने मित्रों के साथ, जैसे विश्वरतन जी से या और कई लोगों से मेरी चर्चा होती है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की एजुकेशन को इंटरनेशनली बहुत अच्छा रिकग्नाइज किया जाता है। हाँ, इसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि उन्हें फीस रैशनलाइज करनी चाहिए, कि जो एक पूरा इफेक्ट है इसका कोविड से, देखिए सबकी जो कहना चाहिए, जो हमारी आमदनी है, जो हमारी अर्निंग्स हैं, वो अफेक्ट हुई है। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को ये मानना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन जिंदा रहना चाहिए उसके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। मुझे लगता है इस समस्या में यहाँ पर, और मैं बड़ा स्ट्रांगली अपना पॉइंट रख रही हूँ, आप सही कह रहे हैं कि एजुकेशन का फीस, ये इस पे मैं भी एग्री करती हूँ, यहाँ स्कूल्स को भी लीनियंट होना चाहिए, शायद हैं भी तैयार, कई लोग तैयार है ना, लेकिन मुझे लगता है अगर इतना फोकस जो संस्थाएं हैं, आई एम वेरी ग्लैड दैट देयर आर एसोसिएशंस which are fighting for parents and children welfare, because we know that there are issues and we need such organizations very badly in the society. But again, if they have this strong voice and they are heard, they have very talented people, they are going to Supreme Courts, बहुत talented लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मैं जानती हूँ 2-4 को, तो जो टॉप उस पे हैं इस तरह की एसोसिएशंस में। मैं चाहती हूँ कि वो और चीज़ों पर भी आवाज़ उठाएं, जैसे जब उनको पता है कि ये सिचुएशन बनी रहेगी और स्कूल का विकल्प मैं आपको आज बता रही हूँ ये नहीं ढूंढ पाएंगे, स्कूल में तो बच्चे को आपको एडमिशन दिलाना ही होगा, ऑनलाइन अभी तक दुनिया में कहीं नहीं मिला विकल्प, कहीं नहीं है, तो आपको जोर देना चाहिए। अगर आपको सुना जाता है तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू देम कि आप गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज कीजिए कि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कब तैयार कर रहे हैं, ताकि आगे भी आने वाले समय में हमारे बच्चों को सुविधा हो और सुविधा ना हो पढ़ाई में डिस्ट्रप्शन। पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन से मैंने देखा, इवन बड़े बच्चों के पेरेंट्स भी जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। इंडिया में मतलब कुछ है, या तो हम कोई प्रिजुडिस है, कोई पूर्वाग्रह है, या मैं समझता हूँ कुछ रियल इश्यूज हैं उसमें, एक रियल, मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजी और ये सब चीज़ें भी हैं, बहुत सारे रियल इश्यूज हैं। पहला तो एक बहुत पीछे तक हम बात करें ना गांव की और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की, तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक्सपोजर है वो हुआ ही ऑनलाइन स्कूलिंग से है। तो उनको क्या लगता है ऑनलाइन एजुकेशन पहली बार हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, दिस इज ऑनलाइन स्कूलिंग। ऑनलाइन स्कूलिंग एक छोटा सा हिस्सा है ऑनलाइन एजुकेशन का, नहीं वो इसे एक्स्ट्रा करिकुलर मानते हैं, मेन कोर्स नहीं मान रहे, मेन कोर्स नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती। आप ऑनलाइन, ये तो बहुत सालों से चला रहा है ना, पुराना यूएस में तो मैं समझता हूँ 15 साल से ऑनलाइन एजुकेशन ऑप्शन 7 से 12 का, तो हार्वर्ड का अपना स्कूल है, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अपने स्कूल है जो ऑनलाइन दे रहे हैं, और अच्छी वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 10 टाइम है इंडिया से, नहीं जितना वहाँ के रेगुलर कोर्सेज का होता है उससे ज़्यादा है। इसमें क्या है कि जैसे ऑनलाइन स्कूलिंग की, एक तो ऑनलाइन स्कूलिंग से जो मेथडोलॉजी अपनाई गई कि लगातार क्लास हो रही है, सुविधाएं नहीं हैं, तो एक तो वो फैक्टर है सबसे बड़ा। दूसरा, लोगों को ये नहीं पता है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगी, पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट रिप्लेस द प्रेजेंट रेगुलर एजुकेशन, इट कैन ओनली सप्लीमेंट, इट विल बेनिफिट अस ओनली इफ इट सप्लीमेंट्स। हाउ, अभी जैसे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैंने देखा है कि कोई ब्रिलियंट बच्चा भी है ना अगर, तो वो स्कूल करिकुलम से बाहर की चीज़ें नहीं सीखता है, और वहाँ जहाँ वो एक एवरेज फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी नहीं है,
अगर ऑनलाइन एजुकेशन आ जाती है और हमें पता है कि जो डिप्लोमा या कोर्स, क्योंकि बहुत क्वालिटी अच्छी होने वाली है ऑनलाइन एजुकेशन में, जो भी कोर्स वेयर दिए जाएंगे उसके ऊपर काम होगा आने वाले टाइम में 100%। तो ऐसे में क्या होगा कि आप स्कूल में रहते रहते भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बच्चों को करा सकते हैं, जो अभी हमारे करिकुलम का हिस्सा है नहीं। 12वीं तक का बच्चा, टीचर ट्रेनिंग का कंसेप्ट भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ का बच्चा 12वीं के बाद अपनी पॉकेट मनी निकाल नहीं सकता है, जबकि ऐसे कोर्सेज अगर वो स्कूल लाइफ में ही उसको करे तो कर सकता है। अब जैसे आप टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास उडीमी है, आपके पास ये अपग्रेड है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हमारा सर्टिफिकेशन देते हैं और वो बहुत हद तक वैलिड है, बहुत हद तक क्या वैलिड है एक्चुअली। तो जैसे मैं बीटेक कर रही हूँ या बीसीए कर रही हूँ और मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है तो मैं ऑनलाइन प्रोग्राम ले सकती हूँ ना। रूरल इंडिया के लिए, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ डिसएडवांटेज क्या है बच्चे के पढ़ने का? सबसे बड़ा एजुकेशन फ्रॉम होम तो नहीं, रेगुलर प्रोग्राम में रहते रहते आप एक एडिशनल स्किल्स लीजिए। मतलब वो हो गया ना कि हम घर पे जो स्किल के लिए आपको बेंगलोर जाना पड़ रहा था या दिल्ली जाना पड़ रहा था, आप वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में बैठ के उस स्किल को हासिल कर सकते हैं। इवन इंटरनेशनल एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। और ये होगा, एजुकेशन विल गो इंटरनेशनल अगर ये ऐसे होता है, बट इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि जैसे हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हमारे बच्चों को ये डिफरेंट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे कोई फ्रेंच है, लैटिन है, ये सीखना चाहते थे, वो बच्चों के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं समझता हूँ इससे वो बैरियर टूटे, वो कुछ उस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों तक पहुँच गई है। अभी देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं तो होता है कि डिजिटल जो एक कहना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटल लिटरेसी बच्चों को होनी चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में कोई कोर्स अगर बीबीए का बच्चा कर लेता है तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो जाएगा, उसको एक और स्किल आती है। आने वाले समय में मोस्ट ऑफ द जॉब्स, आई शुड से दैट more than 65% of the jobs will be skill oriented. Degree will not matter. If you are skilled to perform a particular task, then you will be employed. तो देखिए, आज भी जो हमारा चैलेंज है इंडियन एजुकेशन का, अभी भी कोई बात हो रही थी, अभी भी ये कहते हैं कि 83% जो बच्चे हैं हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं किया। मेरा एज इंडस्ट्री, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। तो इस पे हिंदुस्तान में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लोजली MIT के साथ भी काम किया। मैंने लगभग 4-5 साल MIT के साथ हमने काम किया। हमने एनवायरमेंटल इशूज़ पे भी किया, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स पे भी काम किया। और श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर का है, इसमें हमने एक इंक्यूबेटर MIT के साथ बनवाया। तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि स्किल गैप यहाँ क्यों है, वहाँ का बच्चा वहाँ की लर्निंग तो देखिए क्या है ना, उनका हायर एजुकेशन में उन्होंने अपने पूरे कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर दिया है। वो क्लासरूम तक कन्फाइंड नहीं है। मतलब आई वाज सरप्राइज कि जो बच्चे वहाँ पे डॉक्टरल और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से 6 महीने भी शायद कैंपस में नहीं थे। वो 6 महीने या तो चाइना में थे या इंडिया में थे या ब्राज़ील में थे। वो हमारे जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन कर रहा है इंडिया के अंदर। वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग है वो अब डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं है, वो चाइना में है, ब्राज़ील में है, मैक्सिको में है, वियतनाम में है, इंडिया में है। तो वो वहाँ की कंडीशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए क्या है ना, वो जो बच्चा MIT, क्यों MIT है, आज हम कहते हैं MIT दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो वो उन्होंने अपने आप को सारी दुनिया में फैला दिया है। उनका एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनके पास। They are innovators. They are either latecomers or laggards. आप देखिए अभी जो आ रहा है, जैसे बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है। हमारे यहाँ का बच्चा जब तक उन कोर्सेज को करेगा तब तक वो अपॉर्चुनिटी एनकैश खत्म हो चुकी होगी। तो इसीलिए अब ये जो ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इंटरनेट पर रहना बच्चों का, तो वो उसको क्या करेगा, ग्लोबल एक्सपोजर देगा। वो चीज़ें जो घर में बैठकर जो अभी तक हमारे लिए बहुत दूर थी, वो बहुत पास आ गई। वो उनके घर पर, उनके डेस्क पर होंगी। मतलब कोविड ने एक बहुत बड़ा हमें मैं आपसे कह रही हूँ, अभी भले ही सिचुएशन अच्छी नहीं है, केओस है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दूरदर्शिता से देखें तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। एक चीज़ बताइए,
समिति जी, आपका क्योंकि आप एक बहुत सीनियर करियर काउंसलर हैं, आपने बेंगलोर में भी काम किया, पुणे में भी किया, CCS यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी हुई हैं। मैं अभी भी एक चीज़ फील करता हूँ कि हमारे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ जो हैं, इनके जो बच्चे हैं अभी भी कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत सीरियस नहीं है। जब उन्हें अपने कैरियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होते हैं तो मैं समझता हूँ आज कोई लिमिट नहीं है ऑप्शंस की, और इतने इनोवेटिव, इतने क्रिएटिव फील्ड आ गए हैं, और हमारे बच्चों में वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं कि शायद वो अगर अपने जुनून की तरफ जाएं तो शायद वो कुछ बेहतर कर पाए। पर अभी मुझे लगता है वो उस तरह का माइंडसेट पेरेंटल लेवल पे नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं, मतलब एज ए पेरेंट, मेरी बेटी भी आज 12th क्लास में है, मतलब मेरे को भी अभी कई बार मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, पता नहीं क्यों हम लोग अभी उन चीज़ों को सही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ सबसे पहले तो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है ना, और स्पेशली अगर आप कहें, जैसे मैं मुजफ्फरनगर में भी रहती हूँ, तो बहुत ब्रिलियंट माइंड है यहाँ के बच्चे। ऐसा नहीं है, एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, एनर्जी लेवल इज हाई, एथलीट बन सकते हैं, बहुत अच्छा फिजिक भी रहता है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमारे पास कोई खेल संस्थान ही नहीं है, खेल संस्थान मेरे जो मैंने अपना एजेंडा बनाया है, हम अगर मैं समझता हूँ पश्चिम का बच्चा खेलों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है, लेकिन यहाँ बट वी नीड फोकस। अभी क्या है लर्निंग में, जैसे आपने कहा ना करियर काउंसलिंग क्यों नहीं करते हैं, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी दैट वी आर लेट कमर्स, और इधर लेट कमर्स और लेगार्ड्स। हम क्या देखते हैं कि उसने क्या कोर्स किया और वो किस जॉब में गया। मुझे तो इस साइकोलॉजी वो भेड़ चाल जिसे हम, आई हेट दिस साइकोलॉजी। मुझे लगता है आप, ऐसा लगता है जैसे घरों में, स्कूलों में आपने रॉ मटेरियल भर रखा है और आप उसको जॉब रेडी करना चाहते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स कंट्री का क्या है? यूथ, ह्यूमन रिसोर्स। और हम तो वी आर द यंगेस्ट कंट्री, यूथ है, और उसको आप कैसे वेस्ट कर रहे हैं? पहले तो ये कि आप दूर का देखकर नहीं चलते कि आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उनको हम सबसे पहले एनकैश करें, क्योंकि अगर लाइन में हम सबसे पहले खड़े होंगे तो हमारे प्रोग्रेस के लीडर्स। तो लीडरशिप का तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ है नहीं कि हमें लीडर बनना है। यहाँ जो अभी तक साइकोलॉजी है वो मुझे लगता है पैकेज तक रह गई है। दूसरा, एक करियर काउंसलर को क्या होता है ना, कि मैं आपको बता रही हूँ, ये दुखद है लेकिन ये है कि करियर काउंसलिंग को प्रोफेशन ही नहीं समझा जाता है। अच्छा, आप समझिए, अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं और आपको 20 लाख का प्लॉट लेना है तो कम से कम आप 200 लोगों से बात करेंगे, लेकिन आपको बच्चे की फीस खर्च करनी है कम से कम 20-30 लाख रुपए, है ना, आपको समय देना बड़ा है, इन्वेस्टमेंट है, बड़ा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप कितने लोगों से सलाह लेते हैं और कब कितना अपने बच्चे से बैठकर पूछते हैं, ये यहाँ तक भी नहीं होता है। जितने बच्चे ने पिछले साल 12th करी होती है उसे फोन करते हैं, वो आपने कहाँ एडमिशन कराया था, कहाँ एडमिशन लिया है, कौन सी ब्रांच ली थी, तो ये घिसा पिटा जो एक तरीका है चल रहा है समाज में, और नई चीज करने का कहीं हमारे टैलेंट को किल भी तो कर रहा है, 100% किल कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहिए उस फील्ड में नहीं जा रहा है। जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे मिल सकती थी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कितने एंट्रेंस टेस्ट ऐसे हैं जिनका हमें पता होता है, हमारे स्कूल्स वैसे करते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने देखा दिल्ली में ज़्यादातर स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग का एक कॉन्सेप्ट 11th-12th में रेगुलर हो गया। अभी तो ये इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट कोर्सेज करियर काउंसलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज आ गए हैं, बच्चा बहुत चूजी हो गया है। अब ये भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है कि आप करियर काउंसलिंग, तो अगर बच्चों की अगर किसी का साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट है तो वो कैरियर काउंसलिंग में भी बूमिंग है, ये बूमिंग इंडस्ट्री है। दूसरी बात ये क्या है कि आने वाले टाइम में बच्चा सिर्फ, जैसे अभी होता था ना कि आप बैंक मैनेजर है तो यू विल रिमेन अ बैंक मैनेजर थ्रू आउट योर लाइफ एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, लेकिन आज का जो बच्चा है वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, वो प्रोग्रेस माइंडेड है, तो वो क्या चाहेगा एक समय पर 2-3 कोर्स करना, हॉबी भी परस्यू करना, प्रोफेशनली भी अपनी लाइफ को परस्यू करना, प्रोफेशन को भी परस्यू करना, और जॉब चेंज का भी एक ट्रेंड आपको देखने में मिलेगा कि ये काम किया उसके बाद दूसरे पर स्विच कर दिया। मतलब जो ये हमारा पूरा जो स्किल सेट चेंज होगा, जो जनरेशन आज की हम बात कर रहे थे कि वो पूरा स्किल रीसेटिंग हो जाएगी, मल्टी टैलेंट मौका मिलेगा और उससे कमाएंगे भी। मैंने देखा जो ज़्यादा कामयाब लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, कई मेरे अपना अनुभव है कि मार्केटिंग से निकल के HR में चले गए, HR से ट्रेनिंग में चले गए, मतलब लोगों ने डिफरेंट फील्ड एक्सप्लोर की और वो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए। पता लगा उन्होंने MBA तो मार्केटिंग में किया था, पर उनका जो इंटरेस्ट था वो HR में था। वो अगर जो आदमी इंटेलिजेंट था वो तो HR में शिफ्ट कर गया, और जो नहीं तो वो मार्केटिंग में फंसा रह गया, वो वहाँ मीडियोकर हो गया। बिल्कुल। अभी आप जैसे देखिए कि मैं ब्लॉगर भी हो सकती हूँ, मैं एक किसी कंपनी में किसी अच्छी जॉब पर भी कार्यरत हो सकती हूँ। 2-2, 3-3 प्रोफेशंस आदमी एक साथ लेकर चलेगा। अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने का सबसे बेहतरीन समय है, मुझे कहना चाहिए। जैसे मेरा कहना यह है कि आप जो कि कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, जो हमारी एजुकेशन है, क्या वो बच्चों को कैरियर से कनेक्ट करने में कामयाब होती है उनकी एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में आज भी चैलेंज जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है। मतलब बच्चा एजुकेशन से निकलने के बाद सबसे पहला जो चैलेंज है वो एम्प्लॉयमेंट है, और हमारी सरकारें भी उनसे कंसर्न है, नो डाउट। भाई हम डाटा देखते हैं कि भाई 24% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो चैलेंज है। अब देख रहे हैं कि अभी आज एक स्टडी में पढ़ रहा था कि ये 2021 में 8.5% रह जाएगा, जो कि पिछले सालों में 5.8 था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पर वो एक बड़ा चैलेंज है। एम्प्लॉयमेंट इंडिया इज बैडली हिट विद COVID-19 in terms of unemployment. We will have the largest number of unemployed actually working force here in India. So it is a big disappointment. लेकिन जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि हमारी जो करिकुलम है COVID-19 के बाद एक चेंज जो और आएगा वो ये कि हम स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लेंगे और रीस्किलिंग और अप स्किलिंग और ज़्यादा इजी हो जाएगी और ज़्यादा लेवल पर मैं एज इंडस्ट्री मेरा जो है मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब रेगुलर जॉब्स जो हैं वो थोड़ा श्रिंक करेंगे और आपको अपने को पूरा रीसेट करना पड़ेगा। मतलब कुछ एडिशनल स्किल जो आप कह रही थी, मतलब मैं समझता हूँ कि बच्चों को कोई ना कोई एक एडिशनल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी 100%, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ जो कहना चाहिए प्रोफेशंस एंड जॉब्स वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी अगले 5 साल में, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अभी एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हो गए, बहुत ज़्यादा हिट हो गए। एक और बात जो ये है कि अभी तक हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो स्कोर ओरिएंटेड है। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉ है। CBSE का रिजल्ट आया है तो आप देखिएगा कि अब इसके 80% आए हैं, उसके 97 डिसाइड इससे हो रहा है। आदमी डिसाइड इससे कर रहा है कि इसके नंबर कितने आए हैं, इससे उसका आगे का कैरियर डिसाइड होता है। जबकि इससे इंटेलिजेंस का पता नहीं चलता है, इससे मेमोरी का पता चलता है अब बहुत हद तक, तो बहुत हद तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने करिकुलम पर काम करना पड़ेगा, वोकेशनल कोर्सेज को स्कूल करिकुलम में भी हिस्सा देना पड़ेगा। जैसे अभी आया है ना कि 25% या 20% जो स्कूलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। मुझे लगता है उस समय पर कोई चैप्टर लिटरेचर भी इम्पोर्टेंट होता है, पर कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हटाकर आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग, देखिए जो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, जो मैं थोड़ा बहुत इंटरनेशनली कनेक्ट हुआ हूँ, हिंदुस्तान में आज भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है खासतौर पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, वो है आज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इंडस्ट्री के साथ कनेक्टिविटी। वो यहाँ पे बहुत पुअर है। उसमें मैं इंडस्ट्री को भी जिम्मेवार मानता हूँ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी। मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, पर मैंने ये फील किया कि हम भी उतने ओपन और विलिंग नहीं हैं कि हम उन बच्चों को शायद वो ऑप्शंस उनके एजुकेशन टाइम में एक्सप्लोर करा दें। अभी आपने एक बात कही थी कि वहाँ पर बच्चा स्कूल कॉलेज में नहीं जाता है माइटी में, और ये उनका कल्चर है, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा लेता है, कंपनी इंडस्ट्री एक्सपोजर ज़्यादा लेगा, अपने रिसर्च फील्ड में बाहर निकलेगा। यहाँ स्थिति इसके अपोजिट है। अगर इंटर्नशिप भी करनी है तो बच्चा एक पेपर किसी से लिखवा कर जाता है और वो कहता है मैंने इंटर्नशिप, और वो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। दुनिया में जितनी भी एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल हैं वहाँ पे इंटर्नशिप ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिविटी यहाँ दिखती है COVID-19 में, हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई अच्छा नहीं है, बच्चे घर में हैं, पर बच्चा वो चीज़ें जल्दी सीखता है जो उसके सर्वाइवल से रिलेटेड होती हैं। और हम सर्वाइवल स्किल्स, हम और आप शायद उतना इन चीज़ों को नहीं समझ पाए थे। इन्वायरमेंट एक मैंडेटरी सब्जेक्ट था, ऐसे ही पास हो जाएंगे एक दिन में। हमने सोचा ही नहीं मैंडेटरी है तो इसका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको पढ़ना चाहिए। तो आज का जो बच्चा है, जो 21st सेंचुरी ग्लोबल थीम है ना, थीम है वो क्या है, ग्लोबल अवेयरनेस। उसको पता चल रहा है कि पूरा वर्ल्ड वाइड हो क्या रहा है और किसी भी देश में कुछ होगा तो उससे हम भी अफेक्ट हो सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। We are living in a global village। ग्लोबल विलेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो
अभी क्या होता था, जैसे कि होता था चाइना का वायरस इंडिया, अमेरिका, यूरोप सबको अफेक्ट कर रहा हाँ, है। तो अभी क्या सोचते हैं पड़ोसी का क्यों पूछना है, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब पता चल गया कि चाइना में भी कुछ हो रहा है तो वो हमें अफेक्ट तो कर वो रहा हमें है। अफेक्ट करेगा, इसलिए वी हैव टू बी अवेयर अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड द ग्लोब। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और एंटरप्रेन्योरियल जो अवेयरनेस है वो बच्चों के अंदर आई है। ऐसे में उनको पता चला है कि कभी भी अनसर्टेनिटी में आपको कुछ ऐसी स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है जब आपको खर्चा पानी निकाल सके आप अपना, और पूरे दुनिया में, देश दुनिया में बिजनेस और इंडस्ट्रीज कैसे अफेक्ट हो रही है, कैसे काम करती है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, यूथ को मिल रहा है जो भी कॉलेज गोइंग है। बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस आज तक थी क्या, भाई हाथ धोना है, नहीं, बिना हाथ धोए खा लिया। हिंदुस्तान में तो सैनिटेशन में तो रिवोल्यूशन हो गया, रिवोल्यूशन हो गया। तो अभी क्या हेल्थ एंड हाइजीन। दूसरा इन्वायरमेंट अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कितना यार, इन्वायरमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। इन्वायरमेंट है, बायो, ये आपका मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इंजीनियरिंग बायो वेस्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मैं समझता हूँ जिनमें नए कैरियर्स निकल गए। आप देखिए टेक्नोलॉजी, जो हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक इनोवेशन में दो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। एक तो इन्वायरमेंट को वो अफेक्ट तो नहीं कर रही है बैडली, और दूसरा उसमें एक हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है एनवायरमेंट, हाइजीन और इन चीज़ों के लिए। शायद जो चीज़ें हम स्कूलों में बहुत साल बचपन से सिखा रहे आ रहे थे, वो शायद अब प्रैक्टिकली सबने एक ही झटके में सीख लिया। अब जैसे लीडरशिप की हम बात करते हैं कि भाई लाइफ स्किल्स में फ्लिप्स है, तो L फॉर लीडरशिप। आज का बच्चा समझ रहा है कि वर्ड लीडरशिप क्या है। हाँ। अब वो घर बैठकर ट्रम्प को भी कह देता है क्या कर रहा है ना। तो उनको ये समझ आ रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टडी करना चाह रहे हैं कि लीडरशिप या आपके किसी भी काम से। जैसे अभी CBSE ने अपना करिकुलम को रीडिफाइन किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय NCERT के आगे, बल्कि हमारे जितने स्टेट बोर्ड्स हैं, क्योंकि आज हम स्केल डाउन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है एजुकेशनिस्ट के लिए, इसे बहुत बढ़िया ढंग से हम इसे रीडिज़ाइन करें, कोर्सेज कम हो पर उसके अंदर वैल्यूज़ कम ना हो। पर मैंने जैसे मेरा कोई इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे विषय उसमें से हटाए गए जो शायद पढ़ाए जाने चाहिए। आपको लगता है ये, मैं इतना देखकर एकदम से मुझे गुस्सा भी कहना चाहिए आया, मुझे लगा ये क्या सॉल्यूशन है कि आपने ऑप्टिक्स हटा दिया अभी 12th में। हाँ। उन्होंने सिलेबस खत्म किया। सिलेबस खत्म, भले ही वो कह रहे हैं कि स्कूल पढ़ाए, स्कूल कहाँ पढ़ा रहा है, स्कूल नहीं पढ़ा पा रहा है, ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है, इसलिए तो आप सिलेबस कम कर रहे हैं। तो आपको अधिकार नहीं है जो बच्चे की कॉपी में है ये डिसाइड करने का कि वो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। मतलब थोड़ा सा टेस्टिव होना चाहिए। अब जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्हें डिसाइड करती हैं, उन्हें मेरे हिसाब से ज़्यादा इंटरेक्टिव होकर ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की आप देखिए, आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको ऐसे बना सकते थे कि उसमें बच्चे को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते क्वेश्चन परफॉर्म करने के, फिर उसकी चॉइस थी वो कौन सा चैप्टर छोड़ना चाह रहा है ना। आप और कुछ किया जा सकता था इसमें सॉल्यूशन। ये जो कोर्सवेयर हटाया है, एक तो और बड़ी दुविधा है कि अभी तक बहुत सारा बच्चा तो ऐसा होगा जिसने उसको पढ़ा ही होगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। कुछ बच्चों ने उन्हीं से तैयारी शुरू की होगी, तो उनके लिए नुकसान है। मैंने क्योंकि कई लोगों से मेरी इस बारे में बात हुई, तो सबके कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशंस थे कि थोड़ा, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोविड ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े बस्ते की बात करते रहे हैं और उसे शायद स्केल डाउन करने की आज एक मौका मिला है। तो ये मौका मैं समझता हूँ कि इसे अच्छे ढंग से, ये क्योंकि एक लंबा प्रोसेस रहेगा। देखिए आज तो मैं समझता हूँ कि वो मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि अचानक करना पड़ रहा है, क्योंकि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, तो उनकी भी अपनी संस्थागत मजबूरियाँ होंगी मैं समझता हूँ। पर ये मैं समझता हूँ कि ये एक पूरे साल, ये साल कम से कम इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, एजुकेशनिस्ट को बैठना चाहिए, और मेरे ख्याल से सब्जेक्ट सिलेक्शन को और बेहतर किया जाना चाहिए। और बेहतर किया जा सकता है, कुछ नए सब्जेक्ट्स को आप इंक्लूड कीजिए करिकुलम में, जिससे बच्चे को प्रैक्टिकल भी कुछ सीखने को मिले। जैसे अभी क्या है कि आप देखिए MIT की आप बात कर रहे थे, MIT ने एक लैंग्वेज डेवलप किया है स्क्रैच, और अब UK में प्राइमरी स्कूलिंग में 5th और 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, दैट इज़ फॉर कोडिंग, वो बेसिक्स है कोडिंग का। और हमारे इंडिया में भी जो बहुत रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, ICSE बोर्ड जावा और C लैंग्वेज पढ़ाता है, CBSE बोर्ड कुछ ऐसे हैं जो बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, HTML और वर्चुअल बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। तो कोडिंग पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में, मतलब ये फ्यूचर है।
ये फ्यूचर है। इसके अलावा अगर आप ये मतलब वी हैव टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर स्किल्स। जैसे पहले कहते थे ना कि लिटरेसी स्किल पहले आया अक्षर, ये अक्षर ज्ञान होना चाहिए, फिर लिटरेसी स्किल कहा गया कि भाई अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए। अब है कि कंप्यूटर में भी कोडिंग का, और एक होता है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हम क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात करें इसमें भी बहुत पीछे हैं, और दूसरा कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए गेम्स है, नेक्स्ट एजुकेशन का गेम है कोडा, एक दो और गेम्स है, लाइट बोट और इसमें बहुत बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, और इंटेलिजेंस भी, इंटेलिजेंस के बिल्डअप हो रही है। हाँ, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। और हम अभी कहाँ हैं, मैं यही तो सोचती हूँ कि आप ऑनलाइन स्कूलिंग से डर रहे हैं, ये शुरुआत है, इट इज़ अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। अगर ये नहीं तो फिर क्या। लेकिन आप समझिए कि हमारे जैसी सिटी है और जो रूरल इंडिया है, आप देखिए वो सुविधाएं जो आप अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है या आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आप देखिए स्कूल्स को सब करना पड़ेगा आप। और लिटरेसी स्किल्स में जब बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, तो एक आता है लिटरेसी स्किल्स। अब लिटरेसी स्किल्स क्या है, IMT, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। तो ये जो समावेश होगा टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में, इससे ये जो स्किल्स हैं ये भी बच्चे डेवलप होंगे। तो मुझे इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा नज़र आती है। एक चीज़ मैं जो चलो इसे कंक्लूजन की तरफ लेके चले, मैं अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र भी यही है, इसी क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश शायद हिंदुस्तान के उन सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली क्षेत्रों में से एक है। गंगा जमुना का दोआब है, यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, उसके बीच में एक ज़बरदस्त सामंजस्य और सिनर्जी भी है, और ट्रेड भी बहुत फ्लरिशिंग है। जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में है, क्या वो यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, मतलब मैं ये महसूस करता हूँ कई बार, आपका क्या एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि शायद जो हमारी एस्पिरेशंस हैं वो शायद मैच नहीं हो पा रही, अभी गैप है उसके अंदर। आप क्या मतलब मैं तो एक कह सकते हो कि आम आदमी की तरह, या एक जब मैं स्टूडेंट रहा या मैं एज पेरेंट्स ये फील करता हूँ कि अभी भी हमारी जो एस्पिरेशन है वो पूरी नहीं हो रही अपने क्षेत्र में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। हम उन चीज़ों को शायद वो जो चीज़ देना चाहते थे वो दे नहीं पा रहे हैं। तो मेजर क्या आप समझती हैं कि हमें क्या इसके अंदर मेजर चेंजेस हमें रिक्वायर रहेंगे? एक तो स्कूलिंग की जहाँ तक बात है तो स्कूलिंग तो फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, स्कूलिंग अच्छी है, इसमें नो डाउट, और बच्चा भी अच्छा निकल रहा है हमारे यहाँ। एक तो नहीं, मैं देखता हूँ कि जैसे हायर एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट तो बहुत हुआ है, पर अभी शायद मतलब वो उतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन नहीं पा रहा है। नहीं, वो बन जाना चाहिए था, अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम कर्नाटक बेलगांव की हम बात कर रहे हैं, मणिपाल की बात करते हैं, या हम बम्बई या महाराष्ट्र के कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ एक जो अच्छा साइन है वो ये कि मेरठ में IT हब बनने वाला है। हाँ, वो बन रहा है, वो बन जाएगा। हमारी कोशिश थी कि मुजफ्फरनगर में भी एक कोई बने ऐसा IT हब, क्योंकि हमने ये डिमांड अपने स्थानीय सांसद से मैंने 5 साल पहले रखी थी, 2015 में रखी थी, कि जो एक BPO की स्कीम है उसमें ना Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में लाने की बात है। अगर वो आ जाए, क्या होता है ना कि यहाँ से बच्चे को बाहर निकलना ही पड़ता है जॉब के लिए, अच्छे अवसरों के लिए। वर्क फ्रॉम होम शायद उस चैलेंज को काफ़ी हद तक एड्रेस करने वाला है, कंट्रोल करेगा। और मेरठ में भी अगर IT हब बनता है तो जो आपकी मंशा है कि यहाँ पर भी IT हब या वैसा BPO का कुछ सेटिंग हो, बच्चों को यही अवसर मिले, तो मैं मानती हूँ कि वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगा। बच्चा हो सकता है कि यहाँ पर भी इस तरह का IT हब कुछ हाँ, पर मतलब मेरा कहना है कि मैं ये मानता हूँ कि वेस्टर्न यूपी के अंदर हायर एजुकेशन का, क्योंकि दिल्ली हमारे पास है और नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ में जिस तरीके से एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, वो पूरे हिंदुस्तान की शायद वो, जैसे मेरे को ये लगता था कि ये पूरे हिंदुस्तान के टैलेंट को अट्रैक्ट कर लेगा, वो मेंटेन नहीं कर पाए। एक समय ऐसा था जब गाज़ियाबाद और नोएडा के जो कॉलेजेस थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मेंटेन नहीं कर पाने के पीछे कारण ये है कि उनका TNPO जो है ना, TNP जो है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, बहुत वीक है।
बच्चे का स्किल डेवलपमेंट के नाम पर चार्जेस तो लेते हैं। अब मैं बहुतों को बुरी लग जाऊंगी, यहाँ पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी इश्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे लोग आपको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग में हम देखिए, हमारा पर्पस क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि हम अपने लूप होल्स को अगर देखिए क्या है, अगर पश्चिम एक अच्छा एजुकेशन डेस्टिनेशन बनता है तो इंस्टीट्यूशन तो लाभान्वित होंगे ही, पर उसके अलावा कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी पूरे क्षेत्र के लिए बनेगी। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास अभी वैसे आप जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, पाइथन लैंग्वेज तक में बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन लैंग्वेज के लिए ना तो इंस्टीट्यूट ना तो कोचिंग्स है हमारे एरिया में। फैकल्टी चैलेंज भी है, फैकल्टी चैलेंज है बहुत बड़ा। दूसरी बात, इनके अंदर वो एक एम्बिशन नहीं है कि हमें बच्चे को बेहतर से बेहतर कुछ देना है, केवल करिकुलम जो है वो करना है। परसेंटेज बहुत अच्छी आती है बच्चों की, प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में 80-85% मार्क्स बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर जाते हैं, लेकिन जब स्किल की बात आती है तो वहाँ वो एक तो सॉफ्ट स्किल्स की कमी है। सॉफ्ट स्किल्स में बहुत पीछे है हमारा जो यहाँ का बच्चा है। दूसरा, लैंग्वेज भी एक बैरियर है। देखिए ईस्टर्न यूपी का भी जो बच्चा है ना, लैंग्वेज MTI प्रॉब्लम आ जाता है। मैं ये मानता हूँ कि लैंग्वेज देखिए, इस बारे में मैं थोड़ा, क्योंकि मैं भी यहीं के सिस्टम में निकला, पढ़ा लिखा, CCSE पढ़े हम भी, लैंग्वेज का मैं मानता हूँ है, पर हमारी शायद हायर एजुकेशन में अगर हम अपनी लैंग्वेज में आ जाए, मदर टंग में आ जाए, तो हमारे बच्चे बेहतर इंजीनियर और बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे। मेरा अपना मानना ही है। वो तो साइंटिफिक फैक्ट है कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ सीखते हैं तो उसको बहुत जल्दी उससे मैंने क्या फील किया कि वो जो बच्चा इंजीनियर आता है ना, तो वो अंग्रेजी बोल पाता है, वो अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पाता, तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं वो भी स्ट्रेस्ड हो जाती है, तो उससे वो क्या है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। और आप देखिए कि इसीलिए अगर साउथ का बच्चा या वेस्ट का बच्चा जो है वो हमारे नॉर्थ के बच्चे थे, कहीं ना नॉर्थ में हम, जबकि नॉर्थ का बच्चा मैं कहूँगी हरफनमौला होता है। हाँ, एनर्जी लेवल उसका मतलब वो मल्टी टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर है, लेकिन उनके बच्चों की मतलब लैंग्वेज से स्ट्रेस हो रहा है, उदासीनता है। बच्चों की गलती नहीं है इसमें, यूथ की गलती नहीं है। हम जो नई हमें पता चल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम उसको लागू नहीं करेंगे जब तक हमें नहीं दिखता कि बराबर वाला कंपटीशन दे रहा है। अगर बराबर वाले कॉलेज में आ जाएगा तो मेरे कॉलेज में भी आ जाएगा। आप देखिए, मैंने भी बात की ना, जैसे MBA है तो MBA बिग डेटा में या BTech में ही आप स्पेशलाइजेशन देना शुरू कर दें। साइबर सिक्योरिटी में आपको पता है कि वैकेंसीज आएंगी, आपको पता है ब्लॉकचेन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में आपके पास वैकेंसीज आएंगी। व्हाई डोंट यू मेक डिप्लोमाज एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन दैट। अब आप देखिए कितने BTech, हम बात करते हैं साउथ की, तो साउथ के जो कॉलेजेस हैं उनमें BTech जो है उसमें स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं अभी से ही। आप देखिए जो बड़े मतलब वो ज़्यादा फ्यूचर रेडी, वो बच्चों को वो दे रहे हैं जिसका स्कोप है आने वाले समय में। मैं देख रहा था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से इंटरनेशनल क्योंकि ट्रैवलिंग चैलेंज हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब हिंदुस्तान में पढ़ने का ऑप्शन लेंगे, तो ये हमारे एजुकेशनल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 7-8 लाख बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और वो इंडिया में ही, अब वो इंडिया में रहेगा। अगर उसमें से मैं कहता हूँ 50% भी इंडिया में रहा तो वो 4 लाख बच्चे, 4 लाख में से मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र से भी 25-50 हज़ार बच्चे तो होंगे ही, 10-20 हज़ार बच्चे, क्योंकि हम एक प्रॉस्परस एरिया है और यहाँ से काफ़ी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ उस सेक्टर के लिए नहीं है, वो हमारे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसको एनकैश कैसे करें? इस पे मैं समझता हूँ कि सरकारों को भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे योगी जी ने इनिशिएटिव लिया कि भाई जो चाइना से बढ़ने वाली जो इंडस्ट्री है उसे हमें इंडिया में लाना है। देखिए गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हुई तो ऐसे तो जो भी ई-लर्निंग में भी इनके इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त तारीफ है, क्योंकि इतना जल्दी इन्होंने नहीं। मैं कहता हूँ कि पिछले 3 साल में पावर की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों ने हमारे ओवरऑल पूरी वर्किंग कंडीशंस को चेंज किया है। पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को ये जो बच्चों की अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये हम बच्चों को यूपी के इंस्टीट्यूशंस में कैसे लाएं, लेकिन ये भी एक बड़ा रेवेन्यू है।
ये और हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज के हेड ऑफिस होते हैं, दिल्ली, नोएडा। हमारे बच्चों के लिए ट्रेनिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज उनको अवेल नहीं करा रहे। हम दिल्ली से मुजफ्फरनगर में भी ट्रेनिंग, कनेक्टिविटी का इशू है अभी भी, क्योंकि साउथ में और वेस्ट में इंडस्ट्री इंटरफेस बेटर है आज भी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा, और वहाँ की जो क्वालिटी है पढ़ाई की वो भी, फैकल्टीज अवेलेबिलिटी बहुत बेटर है, क्योंकि वहाँ वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा रहे हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कम रहे हैं, तो हमें उस तरह की बहुत ट्रेंड फैकल्टी नहीं मिल पाती। मुझे ऐसा लगता है। एक कॉन्सेप्ट जैसे बूट कैंप्स का कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को अलग से ही, लेकिन जिस भी जगह वो पढ़ना चाहते हैं, जिस भी स्किल को वो सीखना चाहते हैं, वो उनको सिखाई जाए, उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। इस तरह के कुछ हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मुझे लगता है एजुकेशन के फील्ड में। ऐसा काफ़ी हमारा लंबा सेशन हो गया। हाँ, लेकिन एजुकेशन के मामले में फिर भी ये तो है कि कुछ बेहतर होने का संभावनाएं ज़्यादा हैं कोविड-19 हमारे, क्योंकि देखिए बिना एजुकेशन के ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है ये हम पूरा अवेल नहीं कर पाएंगे अगर हम, क्योंकि आज दुनिया में अगर हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो वो बिना ट्रेन और एजुकेटेड मैन पावर के पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो काफ़ी हद तक एक सेकेंडरी चीज़ रहती है। हाँ, मतलब अभी भी हमारा जो बजट है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। और गवर्नमेंट एजुकेशन में जो सबसे बड़ा मुझे, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन के लिए जो अट्रैक्शन बढ़ गया है, मैं ये महसूस करता हूँ कि आज भी हायर एजुकेशन के लिए IIT चाहिए, एम्स चाहिए, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज चाहिए, पर जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स की बात करने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मतलब सरकारों को मैं समझता हूँ कि बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है हमारे अभी, क्योंकि ये जो रेशो ऑफ एनरोलमेंट है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। ये मतलब मेरे को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है उसे डाइल्यूट करता है। और बहुत ही बेहतर दिमाग का जो बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है, वो केवल सुविधाओं की कमी के कारण और अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज नहीं मिलने के कारण, इसलिए वो पिछड़ जाता है। मेरा कहना है कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आज भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि कई बार हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरे नहीं होते, तो वो जो रिक्रूटमेंट के लिए गए हैं युवा, उन्हें तो कहीं ना कहीं वो कहना चाहिए तो सही तो हो ही रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे उस सिस्टम को भी वीक कर रहे हैं, क्योंकि वो जाएंगे, क्योंकि अगर टीचर ही कम है तो वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। जबकि जो जितना रिगरस सिस्टम रिक्रूटमेंट का सरकारी स्कूल्स में है उतना प्राइवेट में नहीं होता। उसके बावजूद आज अगर आप किसी शहर में किसी पेरेंट से जाएंगे तो वो सबसे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए अपने बच्चे को लेके जाने की कोशिश करें। हाँ, जब भी इनसे गवर्नमेंट स्कूल की बात होती है तो ये सहोदय और दूसरे जो सर्वोदय स्कूल हैं इनकी बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि यूपी बोर्ड के जो गांव के स्कूल हैं उनमें भी थोड़ी सी हिम्मत करके इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना, उनको अवेलेबिलिटी देना, ट्रेनिंग देना। गवर्नमेंट पैसा बहुत दे रही है, मैं समझता हूँ सरकारों का प्रयास पूरा है, मेरा मानना ये है, पर कहाँ कहीं डिलीवरी गैप हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने जो स्टेटमेंट दिया है ये मुझे नहीं पता, सरकारों का अगर सही होता, सोच सही होती सरकारी स्कूलों के प्रति और पैसा उस तरह से दिया होता एलोकेशन तो कर रही है। मुझे लगता है सर कि इतनी बुरी ये अभी के गवर्नमेंट की बात नहीं है। 60-70 साल से नहीं, 70 साल में तो हमने डिटोरिएट कर दिया। अभी भी क्या होता है कि घर परिवारों में आप सुनेंगे, हमने भी सुनी है बातें, मैं तो CBSE से पढ़ी, लेकिन घर में सब एजुकेटेड ही रहे हैं, तो कहते थे यही बड़ला इंटर कॉलेज से ही लोग निकल कर गए हैं, ISPC गवर्नमेंट स्कूल, हमारा मुजफ्फरनगर का गवर्नमेंट स्कूल, उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलता था। मैं आपसे कह रही हूँ आज भी IIT में वहाँ से बच्चा जा सकता है, लेकिन 1980 में मुझे याद है, 1980 में मेरे ब्रदर ने हाई स्कूल किया था, तो जो यूपी की टॉपर लिस्ट थी उसमें 2 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होते थे, क्योंकि तब उतना गैप नहीं था इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन में और हिंदी मीडियम की एजुकेशन में। दूसरी बात, आज के समय को देखते हुए वो पिछड़ी हुई सी एक तरह से लगती है, सुविधाएं नहीं है बच्चों को उतनी, और आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और वो बच्चे मेरा कहना है वो एक
वो कहना चाहिए इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खैर हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या तो बात ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अभी जो इनिशिएटिव आज एक कोशिश करी है आपके साथ बैठ के इस एजुकेशन और कैरियर के बारे में बात करी हमने, और मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद भी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी। आपको सही चैनल पे जाने की ज़रूरत है, सही कोर्सेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत है? 3 क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं? ये तो कमेंट है बस, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है भाई। चलिए, तो इसे कंक्लूड करने से पहले मैं यही कहूँगा कि एक मैसेज बच्चों को, क्योंकि आज 12th का रिजल्ट भी आया है, मेरा तो यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने जुनून, अपने पैशन को फॉलो करें और दूसरे को फॉलो ना करें, अपने को फॉलो करें, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अभी हम दूसरों को फॉलो करने की जो हमारी टेंडेंसीज हैं वो हमें हर्ट करती हैं, और हमारे एक्चुअली पूरे टैलेंट के जो कहना चाहिए कि उसका जो पूरा एक एक्सप्लोर होनी चाहिए वो शायद हो नहीं पाती। तो मैं तो सभी बच्चों ने जिन्होंने आज 12th में पास हुए हैं, आगे बढ़े हैं, उन्हें सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, और जो बच्चे कहीं किसी कारण से अगर विफल भी हुए हैं तो ये कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, मैं उन्हें कहूँगा अभी आसमां और भी है, और आप लोगों को हिम्मत रखनी है और अपनी जुनून के साथ अपनी जुनून को अपना प्रोफेशन बनाना है और एक नए भारत के निर्माण में आप लोगों को सहयोग देना है। मैं समृद्धि जी से भी कहूँगा वो बच्चों को एक मैसेज जरूर दें। आज एक छोटा सा मैसेज है कि अभी जो इकोनॉमी चल रही है वो क्रिएटिव इकोनॉमी है, टैलेंट बेस्ड लोगों की ज़्यादा आवश्यकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हों या बहुत कम आए हैं। जो बच्चे फेल भी हुए हैं, जिनको बहुत अच्छे आए उनके लिए तो शुभकामनाएं, लेकिन जो बच्चे फेल भी हुए हैं या जिनके कम परसेंटेज भी रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य ये है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या मुझे 95% चाहिए ही चाहिए थे? अगर नहीं चाहिए थे तो फिर आगे मुझे कैसे मेहनत करनी है? जैसे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सिर्फ 50 या 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप और मेहनत कर सकते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, आप एंट्रेंस टेस्ट में भी पास हो सकते हैं। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि 95% मार्क्स ही आने चाहिए। आपके अंदर हौसला, आत्मविश्वास और हमेशा सीखने की चाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र है और छोटा सा एग्ज़ाम है जीवन का, 12वीं का या 10वीं का। ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और ये निर्धारित नहीं करेगा कि आप जीवन में कितने सफल होंगे, कितने नहीं। आप सोचिए कि आप सोसाइटी को क्या गिव बैक कर सकते हैं, क्या वापस दे सकते हैं। अपना जीवन का उद्देश्य बनाइए और उसी उद्देश्य पर लगे रहिए बिना घबराए हुए। छोटी सी और हाँ, कॉलेज इम्पोर्टेंट है या कोर्स इम्पोर्टेंट है? एक कैरियर काउंसलर के तौर पे आने तो वाले देखिए, अगर आप किसी चीज़ के, वैसे तो बच्चे के सामने बैठकर ये बात कई बार बच्चे बिल्कुल कहते हैं कि मुझे तो फला कॉलेज में जाना है, आजकल ये भी एक बड़ा पैशन है। तो वो पैशन है। अगर बच्चा इस कॉलेज कह रहा है तो उसका उद्देश्य क्लियर नहीं है। जिस बच्चे का उद्देश्य क्लियर है, उसको पता है मेरा दिल कहाँ है, वेयर माय हार्ट लाइज, तो वो कहेगा मुझे ये बनना है और इसके लिए ये 2 रास्ते, एक कोर्स है। तो जहाँ कोर्स का, इससे पता चल जाएगा। ये मैंने आपको एक उसमें कह दिया, नटशेल में आजकल देखा है बच्चों में थोड़ा सा वो ट्रेंड है। ये नटशेल में मैंने आपको कह दिया है कि अगर बच्चे को उद्देश्य क्लियर है तो वो कोर्स मांगेगा, और कोर्स में आप सोचे कि अच्छा बेहतर से बेहतर कॉलेज उसको मिले। कॉलेज भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कोर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के बहुत ही अच्छा रहा आपका प्रयास, को मैं बार बार बधाई देती हूँ इस प्रयास के लिए। इसको आगे भी आप ऐसे ही रखें निरंतर, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा। हाँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप MLC का चुनाव ज़रूर जीतें। हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है भाई। मुजफ्फरनगर से आप, और आप बहुत ही मुझे कहना चाहिए कि प्रतिभाशाली भी हैं।
आपका एक्सपोजर बहुत है, मुझे लगता है यूथ को एक डायरेक्शन देने में या जो यूथ की डिमांड है उसको समझने में आप ज़्यादा सक्षम रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं फ्लैटरी कभी करती नहीं हूँ है ना, तो ये मेरे मन से है कि मुझे लगता है दैट यू आर द राइट कैंडिडेट, और यूथ अगर कभी कुछ कहेगा भी तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे और आप शायद वो डायरेक्शन बच्चों को वास्तव में यूथ को दे पाएँ, एजुकेशन के लिए कुछ कर पाएँ। हमारी यहाँ के सब लोगों को मैंने देखा है, तो मैं सबसे ये कहती हूँ भाई जिताओ कुछ भी करके। एमएलसी के इलेक्शन के लिए तो शुभकामनाएं हैं ही, इस प्रयास को मत रोकिएगा क्योंकि ये अच्छा प्रयास है, आगे भी ऐसे लाइव सेशंस आप करते रहें। धन्यवाद अच्छे समृद्धि जी, देखिए आपने मेरे इस एफर्ट को थोड़ा अप्रिशिएट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि वो हमें जो भी चैलेंज हैं, वेस्टर्न यूपी के चैलेंज हैं, यूथ के चैलेंज हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा पैनल बना के उन विषयों पे बात करें। हम अपनी राजनीति को भी एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करें उसका भी, जो कि कहीं समाज को, मेरा कहना है कि इलेक्शन लड़ने के माध्यम से भी अगर हम समाज के किसी काम आ सकें तो शायद मैं समझता हूँ कि वो एक सार्थक प्रयास होगा। तो मेरी आप सभी से एक अंत में यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरा बहुत बहुत आप लोगों का आभार, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे इस प्रयास में जो एक थोड़ा अलग हटके है उसमें आप अपना इनपुट जरूर दीजिए, अपने सजेशन दीजिए और ऐसे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराइए मुझे कि जिन पे हम बात कर सकें, जिन विषयों को हम किसी जगह मजबूती से रख सकें। हो सकता है हम कोई बड़ा परिवर्तन ना कर पाएँ, परंतु हम उस दिशा में शायद एक कदम चल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार समृद्धि जी, बहुत बहुत आभार। और हम शायद अपनी उम्मीद से ज़्यादा लंबा सेशन हमने किया है, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।